गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केबी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। एक्चुअली हम लोग कल प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, और उससे रिलेटेड जो कॉमन ईयर्स आते हैं उस पर वर्क किया था। 12 क्वेश्चंस प्लस 12 रूल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। आज हम लोग उसी 12 क्वेश्चन के बाद कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो क्लास ये फाइनल क्लास होगा। आज के क्लास के बाद आपका प्रोनाउन का रूल कंप्लीट समाप्त हो जाना है। फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर वर्कआउट करना है। आप अगर वर्कआउट करेंगे क्वेश्चंस और रूल्स समझने के बाद, तो डेफिनेटली आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस सही बनेंगे और प्रोनाउन से जो रिलेटेड जो डाउट है आपका वो सारा का सारा दूर हो जाना है। और डाउट क्लियर होने का मतलब एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप पॉजिटिव स्कोर करके आएंगे वहां से। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। टाइटल है अगेन कल वाला ही टाइटल है, प्रोनाउन रूल्स प्लस एरर्स। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया 1, लेकिन आप इसे कहां से काउंट करेंगे? 13 से, क्योंकि 12 तक रूल मैंने कल पढ़ाया था। तो आज नंबर 1 दैट मींस 13, 14 इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल है द सीरीज ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन 2, 3, 1 पर्सन। अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज करना हो तो उसका सीरीज होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखा है यू, ही एंड आई आर डूइंग माई या आवर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अब यहां देखिए पहले यू लिखा सेकंड पर्सन, ठीक है, फिर ही लिखा थर्ड पर्सन, फिर आई लिखा फर्स्ट पर्सन। तो मेरा सीरीज तो 2, 3, 1 पर्सन में है, सही चल रहा है। अब हमें ये देखना है कि यहां जो आगे आर लिखा तो ये आर सही होगा या आई के अकॉर्डिंग एम। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जब एंड से जुड़ा हो प्रोनाउन, ठीक है, या नाउन, तो फिर हमेशा प्लूरल ही होना है, तो यहाँ आर ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहां माई यूज करें या आवर। तो जब भी प्रोनाउन 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन जुड़ा हो एंड से और उसमें अगर आई का यूज कर लिया जाए तो आगे हर केस में सिर्फ और सिर्फ आवर का ही यूज करना है, माई गलत होगा। अब ये मेरा सेंटेंस सही हो गया। सही सेंटेंस क्या बना? यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क प्रॉपरली। तुम, वह और मैं अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। एक चीज ध्यान क्या रखना है कि हम लोग 2, 3, 1 का यूज तब करेंगे जब मेरे सेंटेंस का सेंस जनरल हो, आम सेंस हो, सिंपल सेंस हो, तभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ नोट में लिखा गया है फॉर द सेंस ऑफ फॉल्ट, सिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सेंटेंस में अगर गलती, जिम्मेवारी या पाप का सेंस आ जाए तो मेरा सीरीज क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, ये रूल्स काफी कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो रूल है ये ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड हु दोज इज यूज्ड। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेगा। जब भी हु लिखा मिले ना तो उसके पहले अगर दे लिखा मिले या देम लिखा मिले, देर लिखा मिले तो समझ लीजिए वो गलत है। हु के पहले हमेशा दोज का ही यूज करते हैं। जैसा एग्जांपल है दे हु, आपको एग्जाम में क्या देगा? दे हु कम लेट विल बी पनिश्ड। वे जो देर आते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। यही सेंटेंस का हिंदी है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे दे हु कम लेट, तो ये पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन हो गया गलत, क्योंकि हु के पहले क्या यूज करना है? दोज। दे का यूज गलत होता है। तो मेरा सही सेंटेंस क्या बनेगा? दोज हु कम लेट विल बी पनिश्ड। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज पोसेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंड। जेरेंड कहने का मतलब बिफोर। ठीक है, ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का क्या होता है सो यहाँ लिख दिया गया है। माई, आवर, योर, देयर, इट्स, हिज, हर, ये क्या हो गया मेरा? पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? आई ऑब्जेक्टेड हिम गोइंग टू द सिनेमा या आई ऑब्जेक्टेड हिज गोइंग टू द सिनेमा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर बिफोर फॉर्म आया, बिफोर फॉर्म आया, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा? जेरेंड। जेरेंड कहने का मतलब नाउन। और ये जेरेंड या नाउन बनता कब है? तो विदाउट एम, इज, आर या वाज, वेयर के जब हम बिफोर यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? जेरेंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ तो आई ऑब्जेक्टेड लिखा मतलब मैंने विरोध किया। अब यहाँ तो कोई वर्ब है नहीं, एम, इज, आर या वाज, वेयर। यहाँ क्या आ गया? बिफोर। तो इस बिफोर को हम क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। और रूल क्या कहता है कि जेरेंड के पहले अगर प्रोनाउन आए तो वो किस केस में होगा? पोसेसिव केस में। तो पोसेसिव केस यहाँ पे लिखा गया है हिज, और यहाँ भी क्या है? हिज। तो मेरा हिज सही है और हिम का यूज गलत है। सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई ऑब्जेक्टेड हिज गोइंग टू द सिनेमा। मतलब मैंने उसके सिनेमा जाने का विरोध किया।
ठीक है। अगर हिम लगाएंगे तो हिंदी क्या निकलेगा, आई ऑब्जेक्टेड हिम गोइंग टू द सिनेमा, मतलब मैंने उसे सिनेमा जाने का विरोध किया, मैंने उसे सिनेमा जाने का विरोध किया। सही है क्या हिंदी? गलत हो गया। दैट मीन्स मेरा क्या था, पोसेसिव केस सही था, ऑब्जेक्टिव केस गलत था। ठीक है। अगर आपको डाउट हो एग्जाम में कि कौन सा केस सही है, तो आप ऑब्जेक्टिव में भी हिंदी निकालिए और पोसेसिव में भी हिंदी निकालिए, जिसका हिंदी सही आ जाए। ये भी रूल याद रखिए, जरूरी नहीं कि पोसेसिव है, मतलब कि जेरेंड है तो पोसेसिव ही यूज करें। जिसका हिंदी सही है, पोसेसिव का हिंदी सही है तो पोसेसिव यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का हिंदी सही है तो ऑब्जेक्टिव केस भी यूज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, the word same should not be used as pronoun, we use it instead। कहने का मतलब है कि the same word को हम लोग प्रोनाउन के तौर पे यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करना हो तो the same की जगह it का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको भी। After reading this book, इस किताब को पढ़ने के बाद प्लीज रिटर्न द सेम टू मी। मान लीजिए इट नहीं लिखा हुआ है, द सेम लिखा हुआ है, तो हिंदी क्या निकल रहा है, इस किताब को पढ़ने के बाद कृपया रिटर्न द सेम टू मी, इससे मुझे लौटा दे। यही तो हिंदी होगा ना। गौर कीजिए, द सेम किसके लिए आया है, बोल रहा है प्लीज रिटर्न द सेम, तो रिटर्न क्या करेगा, सेम बुक को ही ना। और बुक मेरा क्या है, नाउन है। बुक को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। और नाउन के बदले जो शब्द आ गया उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो इसी नाउन के बदले यहां क्या यूज किया, द सेम, तो द सेम अब क्या हो गया मेरा, प्रोनाउन। ठीक है। और रूल क्या कहता है कि द सेम को प्रोनाउन के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ द सेम गलत है। इसे हम किसमें चेंज कर लेंगे, इट में। और ये इट किसका सेंस देगा, बुक का। है समझ में? सेंटेंस सही क्या बना, आफ्टर रीडिंग दिस बुक प्लीज रिटर्न इट टू मी। समझ गए? दूसरी चीज, अगर यहाँ हम बुक्स लिख दें तो बुक्स प्लूरल है, तो यहाँ इट की जगह प्लूरल में क्या यूज करना होगा, देन। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यूज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आफ्टर ईच एंड एवरी। जब सेंटेंस में ईच या एवरी का यूज कर दिया जाए तो इसके बाद जो मेरा नाउन, वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो तीनों सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए, एवरी स्टूडेंट, एवरी लिखा तो नाउन मेरा सिंगुलर आया। हैज भी मेरा सिंगुलर हो गया। डन हिज होमवर्क या डन देयर होमवर्क क्या होना चाहिए, तो रूल क्या कहा कि इसके बाद हर एक चीज सिंगुलर होना चाहिए। तो नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी क्या यूज होगा, सिंगुलर, हिज। अगर देयर लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा रूल समझिए इसी से रिलेटेड, कि ईच के साथ अगर ऑफ लगा दें, ईच के साथ या एवरी के साथ ऑफ का यूज किया जाए ना, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। ठीक है। जैसे ही ईच के साथ ऑफ लगा दें तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, हमेशा ही प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, और यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स। तो आप दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो संख्या दिया 5, तो 5 दिया संख्या, तो नाउन क्या होना है, प्लूरल ही होना है। तो वैसे भी मेरा स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर गलत है, प्लूरल सही है। अब मेन कंफ्यूजन आगे होता है कि ईच के साथ ऑफ लगे एवरी के साथ, तो नाउन तो प्लूरल आना है, तो नाउन तो प्लूरल यूज कर लिए। अब वर्ब प्रोनाउन क्या यूज करना है वो बताइए। वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों दिया, प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों दिया, तो यूज क्या करना है हमें, यूज सिंगुलर ही करना है। अगर ईच या एवरी के साथ ऑफ लगे तो सिर्फ नाउन प्लूरल होता है, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर ही होना चाहिए। तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल फॉर्म में कहीं भी यूज करे तो समझिए वो गलत है। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसे बहुत ही सीरियस होकर देख रहे होंगे, और अगर देख रहे हैं सीरियस होकर तो एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन एनी टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ, along with, together with, as well as। जब कभी कोई दो सब्जेक्ट with, along with, together with या as well as से जुड़ा रहे तो रूल क्या कहता है, the verb and pronoun agree according to the first subject। तो verb और pronoun जो हम प्लेस करेंगे आगे वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। The father with his 4 children, गौर कीजिए, father और 4 children दोनों को किससे जोड़ा गया, with से। तो रूल क्या कहा था, with से या along with से, together with से जोड़ते हैं तो आगे जो verb यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, फादर, और फादर गौर कीजिए सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो मेरा आगे वर्ब का यूज होगा सिंगुलर। अगर प्लूरल यूज करेंगे वर्ब तो गलत होगा। ठीक है। एग्जाम में क्या करता है कि एक तरफ सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल देगा और वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग लगा देगा, जो कि गलत होगा। हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईदर और नीदर।
तो ईदर का मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं। तो जब भी ईदर या नीदर का यूज करे सेंटेंस में ना, तो आपको देखना है कि संख्या दो होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज तभी कर सकते हैं जब सेंटेंस में संख्या दो हो। ईदर मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं। तो बात कितनी की होती है? सिर्फ दो लोगों की, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या ऑब्जेक्ट हो। लेकिन चॉइस कितने का होता है ईदर में? एक का। जब एक का चॉइस है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। और नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, बात दो का हो रहा है तो इसके साथ नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जैसे गौर कीजिए, देखा ईदर ऑफ दीज टू बुक्स इज या आर। तो गौर कीजिए, ईदर मतलब दो में से कोई एक, तो बात दो की हो रही है, तो मेरा संख्या दो लिखा। जब संख्या दो है तो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, तो नाउन प्लूरल लिखा। अब वर्ब कितना है, सॉरी वर्ब क्या यूज करना है, क्योंकि चॉइस एक है, तो एक है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसलिए इसका यूज करेंगे, आर आए तो गलत, मतलब सिंगुलर वर्ब ही लगता है इसके साथ, प्लूरल लगे तो गलत। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रूल है, बट वेन द नंबर बिकम्स मोर देन टू। लेकिन जब सेंटेंस में संख्या दो से ज्यादा हो जाए और बोलना हो उसमें से एक, जैसे 3 में से एक, 10 में से एक, तो हम ईदर को किस में चेंज कर लेंगे? एनीवन में। और बोलना 10 में से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं, 5 में से कोई नहीं, तो हम लोग नीदर की जगह क्या यूज कर लेंगे? नन। मतलब आइदर ईदर का रिप्लेसमेंट एनीवन और नीदर का रिप्लेसमेंट नन। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ईदर या एनीवन, ये है आपका चॉइस, लिख रहा है ऑफ दीज 3 बुक्स। अब बात कितने का हो रहा है? 3 का। तो जैसे ही संख्या 2 से ज्यादा हो जाए उसमें हम ईदर का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ईदर का यूज करते हैं 2 के लिए। तो यहाँ ईदर गलत है, सेंटेंस सही क्या होगा? एनीवन। एनीवन ऑफ दीज 3 बुक्स। यहां तक तो समझ में आ गया। अब मेरा नाउन तो आ गया प्लूरल, क्योंकि बात 3 की हो रही है। ठीक है। वर्ब क्या रहेगा? वर्ब क्या रहेगा? तो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। ठीक है, वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि बात हो रही है 3 में से कोई एक, बात तो एक ही का हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे चाहें तो एनीवन की जगह नन लिख सकते हैं। अगर नन लिखेंगे तो हिंदी क्या निकलेगा? तीनों में से कोई किताब पढ़ने योग्य नहीं है। अब बताइए, आपको ये समझ में आ गया होगा मेरी उम्मीद से। आप इसे अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और चलने से पहले एक बात, कि जो भी कुछ पढ़ाया जाता है आप इससे प्लीज वीडियो क्लास लेकर ना पढ़ें, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए ना 4-5 पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन समझाए जाते हैं। नहीं, हम लोगों ने आपके लिए कंप्लीट क्लासरूम स्टडी शुरू किया है। इसे आप क्लासरूम स्टडी समझकर पढ़ें, ताकि आपकी पढ़ाई एज ए क्लासरूम स्टडी की तरह हो सके। ठीक है, आप अब पढ़ने के बाद इसे वर्क जरूर से करेंगे, और जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हम लोग इसे और इम्प्रूव कर सके। और जाने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।